तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 530 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गन के अंदर का शिरो ओनी जाग चुका होता है और गन को देख के अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं सबकी फट चुकी होती है। हालांकि शिनतारो भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि गन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी शिनतारो हार नहीं मानता और गन के ऊपर एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। बट गन अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। इतने में ही शिनतारो उसके ब्लॉक में एक और मुक्का मार के उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और अपने मन में कहता है, गन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्या इतना काफी नहीं है? गन की इतनी ताकत से काम चल जाना चाहिए। गन जितना ताकतवर अभी है, क्या उस हिसाब से मुझे उसे यामाजाकी का हेड बनने देना चाहिए। अभी जो गन शिनतारो के हमले से पीछे की तरफ गया होता है वो दीवार में गिरता नहीं है, वो दीवार में सपोर्ट लेते हुए लैंड करता है और वापस से उसी दीवार का सपोर्ट लेके बहुत ही तेजी से आता है शिनतारो की तरफ उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए। जैसे जैसे ये मुक्का शिनतारो की तरफ बढ़ रहा होता है तो शिनतारो अपने मन में कहता है, हाँ मुझे अब इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी नियमों का पालन करने में बिताई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के नाम करी है और जो 3 परिवारों के हेड्स को मैंने जान से मारा था वो एक नॉर्मल बात थी। अगर गन फैमिली का हेड बन जाता तो हारुतो की तरफ के लोग विद्रोह कर देते। इसलिए परिवार के नियम और कानूनों को बचाने के लिए मैंने अपने ही बेटे हारुतो को जान से मार दिया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यामाजाकी का हेड तो मैं ही हूँ और ये आजादी मुझे यामाजाकी इसके नियमों ने दी थी। लेकिन अगर हमेशा से हेड मैं था तो मेरे बेटे हारुतो को मरने की क्या जरूरत थी? आखिर मेरा एक अकेला लौता बेटा क्यों मरा? अगर अभी मैं यहाँ पे पीछे हट जाता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अब तक जो कुछ भी करा उसका कोई भी मतलब नहीं है। साथ ही में अभी मेरे रुकने का मतलब होगा कि हारुतो की मौत भी बेकार हुई। मैं रुक नहीं सकता। मैंने यामाजाकी के नियमों को फॉलो करते हुए अपने बाप को भी जान से मार डाला। मैं अभी रुक नहीं सकता क्योंकि मैंने अपने भाई शिनगन को भी जान से मारा है। शिनगन को मारने के बाद ही मैं फैमिली का हेड बना था। मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दे सकता था, इसलिए मुझे फैमिली का हेड बनना ही था। मेरे हेड बनने के बाद रूल के हिसाब से सब कुछ वैसा ही हो चुका था जैसा होना चाहिए था। मेरा हेड बनना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर मैं हेड ना बनता तो नियमों का पालन ना होता। हालांकि फैमिली का हेड बनने का डिजायर मेरे अंदर नहीं था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक मैं फैमिली का हेड बना तब तक मेरे पास कुछ नहीं बचा था। नियमों का पालन करते करते मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यामाजाकी के हेड की पोजीशन को छोड़ नहीं सकता था और नियमों के ही मुताबिक मैं अपनी जान भी नहीं ले सकता था। मेरे हेड बनने के बाद सब कुछ नियमों के हिसाब से हो चुका था, सब कुछ ठीक हो चुका था सिवाय मुझे छोड़ के। मैं उन नियमों के बंधन से भागना चाहता था और उस बंधन से भागने की कोशिश करते हुए मुझे एक रास्ता नजर आया, एक ऐसा रास्ता जिसमें मैं नियमों का पालन भी करूंगा और हेड भी नहीं बनूंगा। और वो रास्ता था गन। सिर्फ गन ही ऐसा कर सकता है। अगर मैं गन के हाथों से मारा जाऊंगा तो मैं इन नियमों के बंधन से भाग सकता हूँ। और ऑब्वियसली प्रेजेंट मोमेंट में गन और शिनतारो की फाइट चल रही होती है। गन का मुक्का भी बहुत ही तेजी से शिनतारो की तरफ बढ़ रहा होता है और सीधा पड़ता है शिनतारो के पेट में, जो कि शिनतारो के पेट को चीर देता है। और शिनतारो को यह बात अच्छी तरीके से पता होती है क्योंकि गन के अंदर यामाजाकी का खून दौड़ रहा है और अगर शिनतारो गन के ही हाथ से मारा जाता है तो अगला हेड गन ही बनेगा नियमों के मुताबिक। और इस तरीके से शिनतारो बिना नियमों को तोड़े इन सारे रूल से भाग सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद शिनतारो खुद यहाँ पे मरना चाहता है। और जैसे ही शिनतारो के पेट में ये मुक्का पड़ता है इतने में ही गन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड से बाहर आ चुका होता है। इसलिए शिनतारो कहता है, शिट, लगता है तू दोबारा से होश में आ चुका है। गन की आंखें नॉर्मल हो चुकी होती है और वो कहता है, क्या आखिर यहाँ पे क्या हुआ? शिनतारो कहता है, यंग मास्टर, तुम उसी स्टेट में पहुंच चुके थे जहाँ पे शिनगन गया था। तुम बिल्कुल शिनगन की तरह बन चुके थे और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। यंग मास्टर, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी तरह मत बनना। इसी के साथ शिनतारो गन का हाथ पकड़ता है और अपने पेट के और ज्यादा अंदर डाल देता है, यानी कि वो मरना चाह रहा है। साथ ही साथ में शिनतारो अपने मन में बोल रहा होता है, यंग मास्टर, मुझे माफ कर देना, प्लीज फैमिली के हेड बन जाओ। मुझे माफ करना, मैं ये बोझ तुम्हारे सर पे डाल रहा हूँ। मुझे माफ करना, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। अभी शिनतारो को बहुत ही क्रिटिकल डैमेज पहुंचा होता है जिस वजह से वो अपने घुटनों में आ चुका होता है और बस मरने ही वाला होता है और अपनी आखिरी सांसों के साथ बोल रहा होता है, फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं फाइनली फैमिली के नियम और कानूनों से भाग सकता हूँ। शुक्रिया यामाजाकी गन।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यामाज़ाकी के बाकी के बंदे अभी आपस में बोल रहे होते हैं, हे, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या सर शिनतारो मर चुके हैं? क्या गन सर शिनतारो से जीत चुका है? लेकिन इतने में ही गन शिनतारो को कहता है, यामाज़ाकी शिनतारो, तूने कहा कि मुझे तेरे जैसा नहीं बनना है, लेकिन शिनतारो मैं तुझसे अलग हूँ। मैं अपने फैसलों पे कभी भी पछताता नहीं हूँ। इस दुनिया में सिर्फ रिजल्ट्स मायने रखते हैं। तो खैर शिनतारो मर चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इस सब के बाद ऑब्वियसली गन यामाज़ाकी का हेड बन चुका होता है, बट गन अपने 2 जानने वाले बंदों को हेड बनने के लिए कहता है। मतलब कि गन जब जापान में नहीं होगा तो हेड बनने का काम ये दोनों संभालेंगे, और यामाज़ाकी के नियमों के हिसाब से ये चीज करना कोई गलत बात नहीं है। वैसे भी ये दोनों बंदे गार्डियन फैमिलीज के सबसे बड़े बेटे होते हैं, यानी कि जो यामाज़ाकी के साथ काम करते हैं। और जब यामाज़ाकी का हेड जापान में नहीं होगा तो ये दोनों बंदे हेड का काम संभाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों के हेड बनने में यामाज़ाकी के कुछ एफिलिएट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस बात से दिक्कत होगी, और यही बात अभी ये दोनों बंदे गन को समझा रहे होते हैं कि आगे शायद कुछ दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए गन इन बंदों को कहता है, उस बात की चिंता तुम मत करो। अगर उन लोगों ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करा तो उन्हें इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करी तो उन्हें यह बताना पड़ेगा कि जनरेशन 0 के टाइम पे यामाज़ाकी ने किस तरीके से पूरे के पूरे नेशन को अपने अंडर में करा था। और अभी हमें जनरेशन 0 के कुछ यामाज़ाकी दिखाए जाते हैं, जिनमें से शायद एक तो शिनगन है और दूसरा शायद शिनतारो होगा, लेकिन तीसरा बंदा हमें ठीक से नहीं पता कि कौन है। बट ये जो भी बंदा है काफी ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये जो पीछे वाला बंदा है ना, सबसे पीछे वाला, थोड़ी थोड़ी मुझे ये वास्को जैसी वाइब दे रहा है, बट ऑब्वियसली ये वास्को से काफी ज्यादा ताकतवर होगा। वैसे भी ये 0 जनरेशन का बंदा है और 0 जनरेशन के बंदे कोई मजाक नहीं होते। इसके बाद गन ने जिन 2 बंदों को हेड बना रखा होता है उनमें से एक कहता है, ठीक है, अगर तुम हर चीज के लिए तैयार हो तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना था तुम एलाइट के साथ मिलकर काम कर रहे हो। मुझे पूरी बात नहीं पता है, लेकिन कहीं वो तुम्हारी किसी कमजोरी का फायदा तो नहीं उठा रहा है? क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है तो हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वैसे भी परिवार के हेड की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गन कहता है, लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। चिंता मत करो, मैं चार्ल्स जोई के साथ अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि चार्ल्स जोई का अंत किस तरीके से होगा। और अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं, जब गन ये सारी की सारी बातें जेल में बता रहा होता है डैनियल को, यानी कि छोटे वाले डैनियल को। मतलब कि गन अपनी पूरी कहानी डैनियल को बता चुका होता है और अब भी लास्ट में बोल रहा होता है, तो चार्ल्स जोई का अंत इस तरीके से हुआ। डैनियल, अगर तू इस चीज के बारे में और कुछ भी जानता है तो भी कुछ बदल नहीं पाएगा। डैनियल पार्क, तूने अब तक जो कुछ भी करा उसमें पछताना मत। अब तुम वापस जा सकते हो। तो खैर डैनियल की मीटिंग गन के साथ खत्म हो चुकी होती है और वो जेल से बाहर आते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, बड़े भाई गन से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन गन आखिरी दम तक चार्ल्स जोई की तरफ रहा। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि गन भाई ने ऐसा क्यों करा। मुझे लगता है अब मैं गन से आगे इतनी आसानी से नहीं मिल पाऊंगा। बट इतने में ही डैनियल को आवाज सुनाई देती है, जिनरैंग आजाद हो चुका है। यानी कि इसी मोमेंट में एक और बंदा जेल से बाहर आया होता है जिसका नाम होता है जिनरैंग, जो कि डैनियल के अभी बिल्कुल बगल से गुजरा होता है। और डैनियल अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये कौन है? इसका ऑरा बहुत ज्यादा डरावना है। जिनरैंग अभी चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। इतने में ही उसके सामने एक बंदा आता है जो कि जिनरैंग को कहता है, बड़े भाई तुम्हें यहाँ पे रहने में दिक्कत हुई होगी है ना? क्या आपने कुछ खाया? मुझे लगता है अब तक आपने कुछ नहीं खाया, ये लीजिए। और अभी हम देखते हैं ये जो सफेद बालों वाला बंदा होता है ये यहाँ पे अकेला नहीं आया होता, इसके पीछे पूरी की पूरी गैंग होती है और वो सारे के सारे बंदे सर झुका के जिनरैंग को ग्रीट कर रहे होते हैं। मतलब कि जिनरैंग कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। और भले इस सफेद बाल वाले बंदे को ज्यादा हाईलाइट अभी नहीं करा गया है, लेकिन मुझे ये भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पेट्रोल पंप का सीन, जहाँ पे किंग ऑफ एंचियन अपनी कार पे पेट्रोल भर रहा होता है और किसी से कॉल पे बात करते हुए कहता है, हाँ क्या इतना ज्यादा वक्त हो चुका है क्या? ठीक है, तो फाइनली वो जेल से आजाद हो चुका है। हाँ, फाइनली वो बंदा आ रहा है जिसे सब फॉलो करते हैं। किंग ऑफ बुसान जिनरैंग इज कमिंग। मतलब कि जिनरैंग ही किंग ऑफ बुसान है। और आपको याद दिला दूं, बुसान में गैप्योंग किम का एक स्टूडेंट भी था। आई थिंक वो यही हो सकता है। और अभी हमें इसका पूरा साफ फेस दिखाई देता है। मतलब कि सच में लुकिसम में एक और खतरनाक बंदे की एंट्री हो चुकी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक बंदे की नहीं, 2 बंदों की एंट्री हो चुकी है। उस सफेद बाल वाले
वाले बंदे को हम भूल नहीं सकते। हालांकि इस सफेद बाल वाले बंदे के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, बट इस बंदे को देख के मुझे पूरी फील आ रही है ये काफी खतरनाक है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।